बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम सीएसएस के जितनी भी मुश्किल डोमेन हैं या पीएमएस के या जितनी पाकिस्तान के अंदर वन पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो मुश्किल चीज़ें हैं हम उनके ऊपर काम करेंगे। तो हमने एक पूरी एनालाइजेशन की, हमने एक पूरी जो है तो एक रिसर्च की और उस रिसर्च के अंदर हमने जिन डोमेन्स को फाइंड आउट किया उनमें से एक जीआरयू वोकैबुलरी भी थी। जीआरयू वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो पीएमएस और सीएसएस के अंदर जो प्रेसे का पेपर होता है उनका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो है तो जिनको हम कह सकते हैं एक पासिंग मार्क्स गेनिंग वाला पार्ट होता है, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस दोनों के अंदर इनके डायरेक्ट 20 नंबर होते हैं। और अगर हम इनके साथ जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं और ईडियम्स वगैरह तो उनको भी मिला लें, क्योंकि वो भी आलमोस्ट इन ही जीआरयू वोकैबुलरी से कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं, तो आलमोस्ट इनके 35 और 40 तक नंबर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अब अगर हम प्रेसे के पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करें तो प्रेसे के पेपर में हमारे पास टोटल 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इन 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स की हमारे पास प्रेस है और 20 की कंप्रहेंशन होती है, और ये 40 और तकरीबन 10 मार्क्स हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, और ये 50 वो मार्क्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। क्योंकि इनके अंदर आपकी ग्रामर, आपकी जो है तो रिलेवेंसी, आपकी लेंथ, आपकी जो है तो कंपोजिशन, आपकी जो है तो उसके बाद जो आपकी स्ट्रक्चर होता है, आपकी हर चीज़ चेक की जाती है और तब जाकर आपको मार्क्स जो है तो दी जाते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि जो प्रेसे के मार्क्स होते हैं, जो 20 मार्क्स होते हैं, उसके अंदर बहुत रियरली किसी को 9 और 10 पर ले जाते हैं, वरना अक्सर उसके अंदर जो एवरेज मार्क्स जो आप जितनी भी टीचर्स के साथ आप मिल लें, जितनी भी आप जो हैं तो जितनी भी मेंटोर्स हैं, जितनी भी आप एकेडमीज़ के अंदर आपको यही बताया जाएगा कि जो 99% लोग होते हैं उनको उसके अंदर 6 मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है, जो प्रेसे का। सिमिलरली कंप्रहेंशन के अंदर भी यही 6 और 7 से ज़्यादा मार्क्स लेना मुश्किल हो जाते हैं, और ट्रांसलेशन के अंदर भी 3 और 4 यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये वाले 50 मार्क्स हैं इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 17 नंबर ले सकते हैं। तो जो बाकी के 23 नंबर हैं जो पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ हमें चाहिए, वो हमें लेनी होती है। बाकी की जो 50 नंबर जो जीआरयू वोकैबुलरी की इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं उनसे लेने होते हैं, जिसमें सिर्फ आई थिंक 5 नंबर जो हैं तो वो प्रीपोजिशंस के होते हैं, और 5 to 10 नंबर उसमें से जो हैं तो वो ये जो सेंटेंस करेक्शन के होते हैं। बाकी के जितने भी नंबर हैं यानी 35 तक नंबर वो हमारे जीआरयू वोकैबुलरी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और इसमें से 20 नंबर तो डायरेक्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म में जीआरयू वोकैबुलरी से ही रिलेट होते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास, देखो मैं बिल्कुल अगर मैं वाज़ेह अल्फाज में बताऊँ तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसे के पेपर की फेलियर की इतनी हाई रेशो है, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन ही 35 नंबरों का है। जो लोग इन 35 नंबर में से एटलीस्ट इनमें से 20 नंबर गेन कर लेते हैं, 17 नंबर यहाँ से आ जाते हैं, बाकी 4 to 5 नंबर वो प्रीपोजिशन और जो सेंटेंस करेक्शन की 15 नंबर है उनमें से आ जाते हैं, तो वो 42-43 पर पहुंच जाते हैं, यानी उस पेपर को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इन 35 नंबर में से 20 नंबर नहीं ले सकते, इट मीन्स कि फिर आपके लिए इस पेपर को पास करना वो आलमोस्ट जो है तो डिफ़िकल्ट और कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ से 17 नंबर से ज़्यादा नंबर आना मुश्किल है। अच्छा, अब जीआरयू वोकैबुलरी के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, मतलब क्यों नंबर नहीं आ रहे क्या? तो इसके अंदर है कि जीआरयू वोकैबुलरी एक बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं एक काफ़ी बड़ा इनका डोमेन है, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर जो है तो एक बहुत बड़ा वर्ड पूल है, और उसी को जो है तो क्रॉस करना होता है। अब अगर हम देख लें तो जीआरयू वोकैबुलरी के अंदर जो हमने देखे वो टोटल 3600 तक वर्ड्स हैं। 3600 वो वर्ड्स हैं जो जीआरयू मतलब जो उनका वर्ड बैंक है उन्होंने उनको इशू किया हुआ है। लेकिन अगर अब देख ले ये 2007 के उनके जो वर्ड बैंक था उसके मुताबिक इतने वर्ड थे। अभी अगर हम देखें तो ये 5000 से भी ज़्यादा वर्ड्स बन चुके हैं, और इसके अंदर डेली वर्ड 8 होते जा रहे हैं, जो हम लिटरेचर के ज़रिए या जो न्यू अभी लिटरेचर आ रहा है उसके अंदर जितने भी न्यू वर्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे जीआरयू वोकैबुलरी या जीआरयू बैंक जो है तो उसका पार्ट बनते जा रहे हैं।
अब मसला ये आ रहा है कि CSS और PMS के अंदर हम ये जो 5000 या जो 3600 वर्ड जितनी भी हैं इनको कैसे कवर करें। अच्छा, अब ये मुश्किल क्यों होती है? इनकी मुश्किल होने की कुछ वजूहात हैं। जो सबसे पहला वजह है कि ये GRE वोकैबुलरी सिंपल नहीं आती है। GRE वोकैबुलरी फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एक्स, ठीक है, तो उस वर्ड के आपको 3 से 4 सिनोनिम मालूम होने चाहिए, उसके 3 से 4 एंटोनिम्स होंगे वो भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मालूम, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3600 तो ये टोटल वर्ड हैं, लेकिन फिर इसको अगर हम चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी, तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे, और फिर सिमिलरली आप इसको 3 से फर्दर मल्टीप्लाई करें तो वो इसके एंटोनिम्स होंगे, जो कि अगर हम इस पूरे तरतीब को लगा लें तो ये 15,000 से भी ज़्यादा के, बल्कि 19,000 से भी ज़्यादा के वर्ड बन जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये आती है कि हम इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे करें, फिर उनको रिटेन कैसे करें एक लॉन्ग मेमोरी के लिए। तो उसके लिए फिर एक काफ़ी रिसर्च और काफ़ी एनालिसिस के बाद एक तरीका मालूम किया, और वो ये कि सबसे पहले जो GRE की वोकैबुलरी है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर 1000 वर्ड्स हमने डाल दिया, और वो 1000 वर्ड्स हैं कि जिनसे CSS, PMS और जो हमारा बाकी 1 पेपर एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर FIA का है या फिर नेब का है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या भी जितनी भी हैं, इन ही 1000 वर्ड्स से आलमोस्ट 75% का पेपर आपका आता है। विच मीन्स कि अगर आपके इनमें 20 MCQs आए हैं तो 15 MCQs आपको इन ही वर्ड से मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आप 15 MCQs टिक कर लेते हैं, इन 20 में से 15 या 14 भी टिक कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे जो बाकी जो 15 नंबर बच जाते हैं जिसमें हमारे पास इडियम्स और जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, अगर आप उसमें से मैक्सिमम अगर आप उसमें 6-7 अगर आप ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं 1000 वर्ड में से आते हैं, तो ये आप आराम से 20 नंबर का जो गैप है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। और मैंने बताया अगर आप इसमें 20 क्रॉस कर जाए तो इट मीन्स कि आपका पेपर 90% क्लियर हो गया, पास हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पैसे के पेपर का, या फिर 1 पेपर के अंदर भी इंग्लिश के पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट GRE वोकैबुलरी का होता है। अब अगर GRE वोकैबुलरी, अच्छा, इवन अगर आप किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए भी टेस्ट दे रहे हैं तो उसके अंदर GRE का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, बल्कि वो GRE के ऊपर ही बेस होता है। तो इसका मतलब है कि अगर GRE इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का, तो क्यों ना इस जो मसला है इसको एक ही दफ़ा हल कर दिया जाए, क्योंकि ये 1000 वर्ड अगर एक दफ़ा आप याद कर ले फिर ये दोबारा भूलते नहीं हैं। अगर एक दफ़ा आप इसको अंडरस्टैंड कर जाए, अगर एक दफ़ा आप इसको ट्रैक के ज़रिए याद कर लें, ठीक है, तो ये आपको जो डेली इंग्लिश है उसके अंदर भी हेल्प करेगा, या आपको इन एग्ज़ाम्स के अंदर भी हेल्प करेगा, फॉरेन स्कॉलरशिप के अंदर भी हेल्प करेगा। तो क्यों ना इन वर्ड्स को एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए जो है तो कर लिया जाए कि जो रट्टा बेस ना हो बल्कि जो अंडरस्टैंडिंग बेस हो। तो उसके लिए एक रिसर्च के बाद हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की। उन 1000 वर्ड्स को हमने सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया, जो कि हमारे 75% टेस्ट का पार्ट होता है, फिर हमने उनको आसान बनाने के लिए ये किया कि उन वर्ड्स को थोड़ा सा हमने इकट्ठे किया। फिर उन वर्ड्स की जो हर वर्ड के अंदर कोई ना कोई ट्रैक छुपा हुआ था, या हर वर्ड के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी जो है तो साइन छुपा हुआ था कि जिसके ज़रिए हम उस वर्ड को अंडरस्टैंड करके उसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक वर्ड उठाया, यहाँ पर हमारे पास GRE के जो 1000 वर्ड हैं उसके अंदर 4 वर्ड ऐसे थे कि जो बिल्कुल सेम थे, ठीक है, जिनकी मीनिंग भी रिलेटेड थी, जिनका रूट वर्ड भी सेम था और जिनको फिर याद करना भी आसान था। तो उसके लिए सिर्फ आपने एक वर्ड याद करना है, बिली, BELI, बेली। अच्छा, बिली का जो वर्ड है एक लेटर वर्ड है, एक रूट वर्ड है, ये कोई इटसेल्फ कोई वर्ड नहीं है, बस ये रूट वर्ड है, ये बहुत सारे वर्ड के साथ आएगा। जैसे हम लॉजी लिखते हैं ना, लॉजी, तो ये ज़ूलॉजी हम लिखते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लिखते हैं, या इस तरह बायोटेक्नोलॉजी लिखते हैं। तो हम लॉजी का हमेशा क्या मतलब लेते हैं, स्टडी। तो स्टडी ऑफ बायो, स्टडी ऑफ ज़ूलॉजिकल जो एनिमल्स होते हैं, या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम वो लॉजी का जो मीनिंग हम वो स्टडी लेते हैं। सिमिलरली बेली का जो वर्ड है ये भी बस एक रूट वर्ड है।
अब बेली का सिर्फ हमें मीनिंग मालूम होना चाहिए। बेली का मतलब है यूज़ फॉर वॉर, मतलब इसका मतलब है वॉर, वार लाइक सिचुएशन या जो भी वार से रिलेटेड चीज़ होंगे उनके साथ हमेशा बेली यूज़ होगा। अब इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई भी वर्ड दिखाई देगा और उस वर्ड के साथ बेली आया होगा तो हम उसके जो सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, जो ऑप्शन होंगे उसके अंदर हम इस तरह का वर्ड फाइंड आउट करेंगे जो वार से रिलेटेड हो, या अगर हमने उनके एंटोनिम्स ढूंढने हैं तो जो वार के अपोजिट हो, मतलब जो पीस के रिलेटेड हो या कंसेंसस या एकॉर्ड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब देखो हम देखते हैं कि क्या ये जो है तो मतलब ट्रिक काम कर भी रहे या नहीं। तो सबसे पहले GRE का बी के अंदर आप जाओगे तो बी की कैटेगरी में एक वर्ड आएगा बेलिकोज। ठीक है, जब आप बेलिकोज देखोगे तो बेलिकोज का मतलब होता है वार लाइक, एग्रेसिव, ईगर टू फाइट। तो ये हमें पता चल गया कि अगर इसके अंदर बिली आया है तो इट मीन्स कि ये वार लाइक सिमिलर कोई वर्ड ही होगा। ठीक है, आप बी के अंदर जाओगे तो एक और वर्ड आएगा ए बिलेग्रेंट। ये भी GRE की वोकैबुलरी के अंदर वर्ड होगा। ठीक है, ये उन 1000 वर्ड में से जो हमेशा आता रहता है, तो उसका मतलब भी होता है हॉस्टाइल, इंगेज इन वार। ठीक है, बिली आया है तो बस आपको सीधा पता लग गया। अच्छा, थर्ड एक वर्ड है एंटी बेलम। बेलम आया है बेली, बेलम का मतलब होता है वार, एंटी का मतलब होता है प्री, मतलब पहले, जैसे वो AM और PM होता है। तो यहाँ पर भी एंटी बेलम का मतलब होता है बिफोर द वार, मतलब वार से पहले। सिमिलरली PM, सो पोस्ट बेलम का मतलब होता है आफ्टर द वार। सो इट मीन्स कि बेलम का वर्ड या बेली का वर्ड आया है तो ये वार से रिलेटेड होगा। बाकी वर्ड है उसको देखो और उसके मुताबिक उसकी मीनिंग आइडेंटिफाई करो। एक और बहुत मशहूर वर्ड है रेबेलियन, इसके अंदर भी बेली आया है तो इट मीन्स कि ये वार से, वायलेंस से या किस चीज़ से रिलेटेड होगा, एन एक्ट ऑफ वायलेंस, एन एक्ट ऑफ वार। ठीक है, एक और बहुत मशहूर वर्ड है जो अक्सर जो है तो जो 2022 का FIA का पेपर है उसके अंदर भी है, आया है बिली पोटेंट। ठीक है, तो बिली वही वार और पोटेंट निकला है पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, पोटेंशियल, माइटी। सो माइटी इन वार, मतलब अगर कोई भी, जैसे हम US को बिली पोटेंट कह सकते हैं, मतलब दे आर माइटी इन वार या दे आर स्ट्रेंथ इन वार और दे आर द पोटेंशियल इन वार। ठीक है, तो ये और हमने बिली के हवाले से एक और वर्ड जो है तो ढूंढ लिया। उसके बाद बेलेट्रिक्स। अच्छा, ये ट्रिक्स का वर्ड भी याद रखो, ये हम और भी बहुत सारे वर्ड के अंदर यूज़ करेंगे और ट्रिक्स का हमेशा मतलब होता है वोमेन। ठीक है, तो बेली आया उसमें साथ ट्रैक्स आया, इसका मतलब है वोमेन वॉरियर, द वोमेन हु फाइट वॉर्स। ठीक है, तो ये हमने एक और चीज़ सीखी। अच्छा, अब ये जो वर्ड हैं ये इटसेल्फ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको ये बाकी जो बेली का पूरा ये जो ग्रुप है इन वर्ड को याद करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि बेली एक लैटिन वर्ड है। अब ये बेली का वर्ड इटसेल्फ कहाँ से आया, तो ये बेलोना वर्ड से आया था। बेलोना असल में जैसे आप लोगों को पता होगा रोम जो था, तो रोम के अंदर हर चीज़ के अपने गॉड थे, जैसे गॉडेस ऑफ लव थी, गॉडेस ऑफ डेथ थी। ठीक है, और इस तरह गॉडेस ऑफ रेन थी, हर चीज़ की अपनी गॉड थी, गॉडेस थी। तो वहाँ पर जो गॉडेस ऑफ वार होती थी उसका नाम होता था बेलोना। असल में बेलोना उनकी एक जो है तो क्वीन का नाम था, उसके मरने के बाद क्योंकि वो सबसे जो है तो ब्रेव थी, तो उसकी ब्रेवनेस की वजह से इन्होंने जो अपना जो गॉडेस ऑफ वार थी उनको नाम दिया था बेलोना। फिर बेलोना से बेली वर्ड निकला और फिर बेली से ये इतने सारे वर्ड इंग्लिश के अंदर आ गए और ये सारे के सारे वर्ड GRE वोकैबुलरी का पार्ट हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इन ट्रिक्स के ज़रिए GRE वोकैबुलरी को क्रैक करने की कोशिश करें तो ये इतने कोई मुश्किल टास्क फिर नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू अगर ये वर्ड मेरे पास बिली के अंदर GRE वोकैबुलरी के अंदर एक जगह आया है, ये वर्ड दूसरी जगह आया होगा, ये A के अंदर आया होगा, ये P के अंदर आया होगा, ये R के अंदर आया होगा, ये B के अंदर आया होगा, तो फिर इन वर्ड्स को याद करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि ठीक है आपने A के अंदर एंटी बेलम याद किया लेकिन आपको पता नहीं कि मतलब आप कह रहे हैं ये एक वर्ड है, एक ही वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है और इन सब के अंदर ये एक चीज़ कॉमन है और उसी एक चीज़ की वजह से इन सब की मीनिंग भी जो है तो कॉमन या बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से फिर ये जो पूरा पार्ट हो जाता है ये काफ़ी आसान हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको फर्दर इसको करने का तरीका क्या होगा जो आप लोगों ने मतलब करना होगा। अब ये वर्ड आपने सीख लिया, ठीक है, ये वर्ड तो अब आपको आगे आपने इस वर्ड का जो है तो एक पूरा जो है तो वो ले लिया। ठीक है, एक जो है तो बेसिक कंसेप्ट या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब लेकिन इसको फर्दर सॉर्ट करने के लिए क्या होगा, अब आपने वहाँ से वर्ड उठाना है बेलिकोस फॉर एग्जांपल। ठीक है, बेलिकोस के वर्ड को आपने पहले इसके 3 सिनोनिम्स लिखने होंगे। ठीक है, 3 एंटोनिम्स लिखने होंगे, इसकी उर्दू मीनिंग लिखनी होगी और नीचे इसके साथ एक सेंटेंस बनाना होगा।
अच्छा, ये सब कहाँ से करना है? तो इट्स वेरी इजी कि आप जाए, ठीक है, और आप सबसे पहले आप इस तरह के नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स के नीचे जगह छोड़ें, उसके बाद जाए इसकी पिक्चर ले और पिक्चर को जो है तो आप जो आपकी चैट जीपीटी उसके ऊपर अपलोड करें, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड होने के बाद आप लिखे कि मुझे इन सब वर्ड्स की सिनोनिम्स चाहिए, इन सब की एंटोनिम्स चाहिए, उसकी उर्दू मीनिंग चाहिए और उसके ऊपर एक अच्छा सेंटेंस चाहिए। इसको आप अपने पास नोट करोगे और फिर आप इसको रिवाइज करोगे। जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो ये जो वर्ड होगा बेलिकोज आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वो प्रोसेस है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जो है तो अच्छा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एक्सरसाइज मतलब मैंने वर्ड उठाया, वर्ड है वाइफ या ये सारे वर्ड हम पढ़ेंगे, ये 1000 वर्ड हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने ये उठाया, सबसे पहले मैंने उसके सामने उसकी उर्दू मीनिंग लिखी। उर्दू मीनिंग में लिखूँगा तो मुझे इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि यार ये वर्ड है असल में क्या। फिर मैंने उसके सिनोनिम्स लिखे। गुमशुदा बच्चा तो मतलब ऑर्फन होगा, स्ट्रे होगा, स्ट्रे डॉग हम कहते हैं ना जो गली कूचों में घूमने वाले डॉग होते हैं, तो ये भी उसी के बिल्कुल कि कास्ट अवे होगा, फाउंडलिंग होगा, ये डिफरेंट हमने उसकी लिख ली। उसके बाद उसके एंट्रेंस क्या होगा, क्योंकि अगर ये सड़क पर फेंका हुआ बच्चा है तो उसका जो उल्टा होगा वो प्रिविलेज होगा, मतलब जिस बंदे के पास प्रिविलेज हो, कीन जिसके रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव जिसके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया, द अर्चिन बेग्ड फॉर फूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, बेग्ड फॉर फूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। अब उसके बाद क्या मेरे पास ये वेफ या जो अर्जिन का वर्ड है कि ये मुझे भूलेगा नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पूरा जो प्रोसेस है, जो इसका पूरा सिंथेसिस है वो आ गया। अब सिमिलरली फिर नीचे एक और वर्ड है, फिर उसकी मैंने सिनोनिम्स लिखे, एंटोनिम्स लिखी, मैंने उसको उर्दू मीनिंग लिखी, फिर मैंने सेंटेंस बनाया, फिर ये सारा इस तरह के वर्ड आ रहे हैं और पूरा ये जो है तो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये तकरीबन 1000 के करीब वर्ड है और इन्हीं 1000 के करीब जो वर्ड है उन्हीं को अगर याद कर लिया जाए तो ये बहुत सारे जो वोकैबुलरी के हवाले से मसले ये हल हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि इन नोट्स को हम तकरीबन ये कितना टाइम लेगा, देखो अगर हम डेली 10 वर्ड्स ओनली कवर करें तो इट विल टेक ओनली 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स से, क्योंकि तकरीबन 10 वर्ड्स तो ये 100 वर्ड्स 3 मंथ्स में हमारे पास हो जाएंगे। और फिर हम इसको एक महीना बैठकर आराम से अगर हम इसकी रिवीजन करें, इसको रिवाइज़ करें और हम इन चीज़ों को जो है तो थोड़ा सा इसको रिटेन करने की कोशिश करें तो ये मतलब पूरा जो जीआरई का आपकी पूरी सफ़र है। और ये 10 वर्ड्स को कितने टाइम चाहिए होते हैं? फॉर एग्जांपल 10-15 मिनट्स में आपने ये वीडियो देख ली, ये तो आज थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। उसके बाद आपने फिर जो है तो 15 मिनट बैठ कर इसको थोड़ा रिवाइज, तो मतलब आधा घंटा, डेली आधा घंटा अगर आप दोगे, आप इतने बड़े जो हैं तो वर्ड्स की जो एक ज़ख़ीरा है उसको ना सिर्फ कवर कर लोगे, बल्कि इसके साथ साथ उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हो जाएगा कि आपकी जो CSS, PMS, FIA, नेब, ND1 अगर आप बाहर की स्कॉलरशिप के लिए जो GRE का अपना टेस्ट होता है US का, उसके लिए भी अगर आप जा रहे हो तो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग GRE बैकग्राउंड एंड इट विल हेल्प यू इन 1000 ऑफ वेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है तो अपना नंबर भी लिख लेता हूँ, अगर किसी को भी जो है तो अगर किसी को भी PDF में, क्योंकि मैंने काफ़ी बाकी मैंने हर सब्जेक्ट के तकरीबन जो नोट्स अपने शेयर किए थे, तो उन नोट्स की मैं PDF वगैरह या इन चीज़ों की PDF या इन चीज़ों के हवाले से और भी जितने भी चीज़ें होंगे तो मैं उन चीज़ों को भी, ये नोट्स वगैरह, ठीक है, ये नोट्स की मैं ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि नोट्स मेकिंग कैसे करना है, कौन से टॉपिक के किस तरह के नोट बनाने हैं, उसके अंदर जो है तो आपने जो विजुअल्स होते हैं, विजुअल कहाँ से ऐड करने हैं, कितने विजुअल ऐड करने, तो इन सब चीज़ों के हवाले से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना हो, किसी को कोई भी राय मांगनी हो, कोई भी जो आपकी जो आप जो है तो पेपर्स लिखते हो, मतलब मॉक पेपर, उनके हवाले से कोई भी काम बात करनी हो तो आप लोग रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एवरीथिंग। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो कोई भी वोकैबुलरी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।